सांसद विधायक आज तक अमरोहा में रहे, उन्होंने विकास नहीं करा, केवल अपना पेट भरा है। हमारे यहाँ से जो एमपी रहे हैं दानिश अली, ऐसा उम्मीदवार ना हो। तो दानिश अली वाकई जो है वो गायब रहे हैं पिछले 5 साल में, नाराजगी बेवजह नहीं होती। मगर इस अमरोहा की आवाम को जो उम्मीदें थी, तवक्को थी, वो पूरी नहीं हुई है कि यहाँ पर जो भी सांसद बने वो कम से कम अमरोहा की आवाज़ को उठाए और रोज़गार जो मुद्दे हैं उस पर काम करें। कि हमें एक ऐसी सरकार के बारे में सोचना होगा जो हमारे लोगों के भले का काम करे, नौजवानों को रोजगार देने का काम करे, अल्पसंख्यकों खास तौर से मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल लेकर के हम अमरोहा पहुंचे हुए हैं और इस वक्त हम हैं अमरोहा नगर में। यहाँ की आबादी के बारे में जब हमने बात करी तो हमको पता चला कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा की आबादी है यहाँ पर और जो अनुपात है वो 70 और 30 का है। 70 यानी कि जो यहाँ पर बहुसंख्यक है, 70% यहाँ मुसलमानों की आबादी है। इसके अलावा 30% में जो है वो हिंदू या सिख या जो अन्य समुदाय हैं वो यहाँ पर रहते हैं। जो बहुसंख्यक समाज है यहाँ का, अमरोहा नगर का करीब 70% का मुसलमानों का, वो हमारे साथ है और हम आज यहाँ पर ये चीज़ जानेंगे कि इनके मन में चुनाव को लेकर के, अपने उम्मीदवार को लेकर के, देश के माहौल को लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले साहब आपसे क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शाहनवाज, पूर्व सभासद। जी, मोहम्मद शाहनवाज साहब हैं, पूर्व सभासद। आपसे साहब ये बात करेंगे कि अभी मौजूदा वक्त में आपके यहाँ से अगर देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष है, उसकी तरफ से उम्मीदवार अभी चुना नहीं गया है, तो आप लोगों की फ़िलहाल पहली पसंद कौन होने वाला है? नहीं, हमारी सबकी पसंद तो पहले ही वो होगा जो अमरोहा का विकास चाहता हो। अमरोहा बहुत पिछड़ा है विकास के मामले में और जितने भी सांसद विधायक आज तक अमरोहा में रहे, उन्होंने विकास नहीं करा, केवल अपना पेट भरा है। तो हम चाहते हैं ऐसा विधायक हो, ऐसा सांसद हो जो जनता का विकास करता हो, जनता की समस्या को उठा सकता हो, प्रायोरिटी पे लेता हो। ऐसा सांसद हम चाहते हैं चुनना, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो या भाजपा का हो, कोई भी हो, XYZ। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें विकास चाहिए अमरोहा का। 30 साल से आज तक अमरोहा का कोई विकास नहीं हुआ, तो हमारी यही हम लोग तो इसी चीज़ को देखकर वोट देंगे। पिछली बार यहाँ से दानिश अली सांसद हुए थे, वो बहुजन समाजवादी पार्टी से थे, तो इस बार अब उनका कुछ पता नहीं कि वो कांग्रेस से टिकट लेने वाले हैं, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। तो कुछ उम्मीद है दानिश अली को एक बार फिर से यहाँ पर वोट दिया जाएगा या आप लोगों के लिए उन्होंने धोखेबाजी की, दूसरी पार्टी में शामिल हो? देखिए ऐसा है, ये पसंद नहीं है अभी, समझे। जब गठबंधन होगा और गठबंधन का सदस्य आएगा मैदान में, ये तो उस समय की बात है। उस समय देखा जाएगा, व्यक्तिगत देखा जाएगा व्यक्ति कौन है। दानिश अली जी आए, कुछ चापलूसों से घिरे रहेगी, जानते हैं सब लोग, समझे। पार्टिकुलर अपने आते थे, बढ़िया आदमी है, सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहिए जनता को जो शहर का विकास चाहती हो, शहर के लोगों की समस्याओं को, जो परेशानियाँ आज तक रही हैं अमरोहा के लोगों को, पानी की समस्या हो, विकास की समस्या हो या उद्योग की समस्या हो, उस पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। तो हम चाहते हैं ऐसा व्यक्ति आए जो विकास चाहता हो अमरोहा की तरक्की चाहता हो। अमरोहा की आज जो हालत है आप देख ही रहे हैं, समझे। तो थानों की क्या हालत है, तहसील की क्या हालत है, समझे, कि तहसील में कोई काम नहीं हो रहा, समझे, थानों में कोई काम नहीं हो रहा, समझे। अदरवाइज मैटर ये नहीं है आज तो सिर्फ उस आदमी को वोट दिया जाएगा, कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, वो पार्टी बेस नहीं है असल में हमारा यहाँ, समझे। हमारा यहाँ भी कभी रही भी नहीं पार्टी बेस, लेकिन हमारा जो विकास है, जो कैंडिडेट व्यक्तिगत उसकी छवि को देख के वोट करेंगे। यहाँ पर जो पिछले सांसद थे उनसे थोड़ी बहुत नाराज़गी भी है और मुद्दों को लेकर के बात हो रही कि जो भी यहाँ का कैंडिडेट होगा वो पहली बात तो लोकल होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ के जो लोकल विकास का मामला है उस पर ध्यान होना चाहिए। साहब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलशाद अहमद। दिलशाद जी, अगर आपसे ये बात करी जाए कि आपके हिसाब से आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, और इंडिया गठबंधन एक और है और एक और है भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो था वो बसपा में और सपा में गठबंधन था, इस बार सपा में और कांग्रेस में गठबंधन है, और जो आपकी ये सीट है अमरोहा की, ये कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई है, तो कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना है। अब किसको पसंद करने वाले हैं? जो भी उम्मीदवार हो अच्छा हो। जो अब तक हमारे यहाँ से जो एमपी रहे हैं दानिश अली, ऐसा उम्मीदवार ना हो। वो इसलिए
कि जिस दिन वो अमरोहा में आज से 5 साल पहले चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो हम लोगों ने सपा और बसपा गठबंधन होने की वजह से उन्हें दिलो जान से मेहनत करके यहाँ के आवाम ने पार्लियामेंट तक पहुँचाया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अमरोहा शहर क्या, अमरोहा की किसी भी गलियों से वो नादारत हैं, वो अमरोहा की गलियों से नादारत हैं और ना उन्होंने यहाँ अमरोहा नगर के अंदर कोई विकास कराया। मैं दानिश अली का बहुत अपने खुले मन से तन से बढ़िया तरीके से उनका विरोध करता हूँ, क्योंकि दानिश अली आए थे, यहाँ की जनता ने बड़ा प्यार दिया, गठबंधन के थे, सपा बसपा गठबंधन से चुनाव हुआ था, बहुत प्यार दिया, लेकिन उन्होंने अमरोहा की तरफ को बिल्कुल भी पलटकर नहीं देखा। नाराजगी है और कुछ सवाल होंगे। साहब आपका क्या नाम हुआ, आप दूसरों पर वसीम। वसीम साहब, अब क्योंकि लोगों से हमने सुना तो दानिश अली से उनकी नाराज़गी है, जो पिछली बार के यहाँ पर सांसद हैं, जो मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन नाराज़गी तभी होती है जब जिन मुद्दों पर हम वोट डालने जाते हैं वो उन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो अगर हम आपसे पूछें कि मौजूदा आपके यहाँ के मुद्दे क्या हैं, तो अगर आप कुछ बता सकते हैं। हाँ, मौजूदा मुद्दे जो है यहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ का अमरोहा का, तो जल निकासी का है। जल निकासी असल में 20 साल से यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से इस वादों पे वोट ले रहे हैं कि हम यहाँ की जल निकासी कराएंगे, लेकिन आज तक वो समाधान यहाँ का नहीं हुआ। चाहे उसमें विधायक हों, चाहे MP हों, कोई भी दल के नेता हों, इसी नाम पे वोट ले जाते हैं, चुनाव जीत के और अपने कार्यभार में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ का जल निकासी का मुद्दा आज तक भी हल नहीं हुआ। साहब, एक बात करी जाती है हमेशा, आपका नाम क्यों पहले बता दीजिए। अल्ताफ़ सलमानी नाम है, अल्ताफ़ सलमानी। अल्ताफ़ जी, एक बात की जाती है, जब कभी भी केंद्र स्तर पर बात होती है, ये तो हो गया अमरोहा की बात, लेकिन केंद्र स्तर पर बात होती है तो जब सरकारें आप लोग के लिए बात करती तो अक्सर होता है, जब इंडिया गठबंधन बना तो वो हमेशा कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए बात की जाएगी, मुसलमानों के अपने अलग मुद्दे होते हैं, उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है? नहीं, देखिए, जो वादे चुनाव में कोई भी प्रतिनिधि करता है वो उस पर पूरा नहीं उतर पाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, मौजूदा सांसद दानिश अली जी जो है बहुत, यानी कि अमरोहा लोकसभा सीट उन्हें एक गुलदस्तर में सजा करके दे दी गई थी, बिना मेहनत के उन्हें ये सीट यहाँ से पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे आसान सीट जो दानिश अली जी को गई थी वो अमरोहा से गई थी। लेकिन जनता वो नेता वो होता है जो जनता के बीच में 24 घंटे रहे। आप सिर्फ अमरोहा में उन्होंने एक ऑफिस बना लिया, सिर्फ अमरोहा में ही आते थे। अगर आप और विधानसभा में जाकर के देखेंगे तो दानिश अली वाकई जो है वो गायब रहे हैं पिछले 5 साल में। नाराज़गी बेवजह नहीं होती। यहाँ के विधायक महबूब अली जी, वो उनसे आप किसी भी सर्वे करा लीजिए कि लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का जो है वो ध्यान करते हैं, सारी चीज़ें उनके अंदर हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। लेकिन दानिश अली जी का विरोध अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है अपने आप में सही बात है। दानिश अली का विरोध हो रहा है तो सही बात है, लेकिन हम क्योंकि मुद्दों की बात कर रहे थे तो साहब आपके बाद आपके पास आएंगे, लेकिन क्या नाम हुआ आपका सर? आप भी बोल दीजिए। मेरा नाम भूरा है जी। भूरा जी, भूरा जी, आपसे ये पूछेंगे कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में मुद्दे क्या होंगे? वोट डालने जाएंगे तो देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, जिसकी पोजीशन होगी उसको देंगे। हाँ, ठीक है। तो साहब आपका क्या नाम हुआ? अदनान मसरूर। अदनान जी, अगर आपसे बात करें कि वही जो सवाल इनसे था कि जब आप वोट डालने जाएंगे, क्योंकि पिछली बार दानिश अली जी सांसद थे, अभी भी मौजूदा अब सांसद हैं, लेकिन उनको लेकर के लोगों में नाराज़गी है, तो अब आप किस तरह का कैंडिडेट चाहते हैं, किस तरह का सांसद चाहते हैं? आपके मन में क्या इच्छाएं हैं? क्योंकि कुछ मुद्दे होते हैं, जब वोट डालने जाते हैं जहन में कुछ बातें होती होंगी कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए चीज़ें पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अभी अल्ताफ़ सलमानी साहब ने कहा कि हमें एक ऐसा नेता और एक लीडर चाहिए जो कम से कम शहर का हो और लोगों के बीच में रहे। पिछली बार भी जब दानिश अली साहब को चुनाव अमरोहा की जनता ने जिताया था तो वाकई में उन्हें कोई नहीं जानता था, सिर्फ नाम पता चला था हेडलाइन से आपके
प्रेस के माध्यम से कि कुंवर दानिश अली साहब एक नेता हैं जो अमरोहा में चुनाव लड़ने आए हैं, और उन्हें वाकई में अमरोहा की आवाम ने गुलदस्ते में सजाकर ये सीट दी थी और इस उम्मीद से दी थी कि वो अमरोहा की आवाम के लिए, अमरोहा की जनता के लिए कुछ काम करेंगे। मगर सिर्फ संसद में बोलना ही सिर्फ काम नहीं होता, क्योंकि संसद में बोलते आ रहे हैं, उनका काम था वो वहाँ बोले, मगर इस अमरोहा की आवाम को जो उम्मीदें थी, तवक्को थी, वो पूरी नहीं हुई। आपके बराबर में मुरादाबाद एक ज़िला है, अभी वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय आ गया, ठीक। आपके संभल को मैं जाता हूँ, संभल में आपका मेडिकल कॉलेज बन गया। इस अमरोहा के अंदर एक अदद स्कूल भी नहीं खुल पाया जो हमारे बच्चे के कोई किसी तरह से पढ़ सकें, कुछ कर सकें। कोई ऐसे सेंटर्स नहीं खुल पाए जिससे कि IPS IAS की तैयारी कोई बच्चा हमारे कर सके। बहुत मुद्दे हैं। इस बार चुनाव में अगर कुंवर दानिश अली साहब आते हैं तो ये अमरोहा की अवाम इंशाअल्लाह उन्हें बताएगी किस तरह से बाहर खदेड़ा जाता है। ये तो दानिश अली को लेकर के नाराज़गी वाली बात हुई, उम्मीदवारों की बात हुई। इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसे मुद्दों पर चलें जो देशव्यापी हैं, जैसे बेरोज़गारी हो गई, महंगाई हो गई, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है, या यूँ कहें कि जो उसकी सबसे बड़ी मजबूती है, राम मंदिर। राम मंदिर ऐसे वक्त पर बना दिया गया, और कहीं ना कहीं जो हमने देखा कि अभी हल्द्वानी का मुद्दा हुआ, इसके अलावा कुछ और मुसलमानों के खिलाफ मुद्दे उठते रहते हैं जिसमें उनका दावा होता है कि हमें दबाया जाता है। तो ऐसे मुद्दों को क्या किया जाता है, कुछ धार्मिक चीज़ों से उलझा दिया जाता है, उन्हें उसे ऊपर कर दिया जाता है। तो क्या एक बार फिर अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो क्या एक बार फिर वो राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आएगी और देश में फिर से सरकार बना लेगी? देखिए, मुद्दा मंदिर का मस्जिद का नहीं है, तो जनता की समस्याओं का है। जो जनता की समस्या क्या है, मंदिर मस्जिद में से जाने के लिए आदमी को पेट भी भरना पड़ेगा, उसको समझे, उसको तन पर कपड़े भी चाहिए, घर में भी उसको चाहिए, समझे, बच्चों की पढ़ाई भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, उसको स्वास्थ्य भी चाहिए। ये चीज़ें भी तो ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को देखा जाए ना, इन चीज़ें कहाँ मिल पा रही हैं जनता को, ये समझे। तहसील का क्या हाल है अमरोहा में, समझे, भ्रष्टाचार चरम पर है, समझे, तहसीलदार पटवारी लेखपाल कब्जे करा रहे हैं। लेकिन आज समस्या ये नहीं है, समस्या इस चीज़ की नहीं है। चुनाव का समय है, चुनाव के समय में दानिश अली अगर सांसद थे तो दानिश अली ने जो काम करना था उनको, वो उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि दानिश अली ने को काम नहीं किया हो। जो शहर की समस्याएं थी, जनता की समस्याएं की संसद में उन्होंने उठाई उसको, और अपनी प्राथमिकता पर उठाई। अच्छी बात है, हम संसद में उनका शहर का एक नाम हुआ कि एक सांसद ऐसा सब वो चीज़ ठीक है। ये बात है कि जो चापलूसों से घिरा है सांसद दानिश अली, उनकी कमियां भी हैं बहुत से, सबकी होती कमियां, तो हर पार्टी की कमियां। तो आज मुद्दा ये नहीं है कि कौन, जब तक गठबंधन की पार्टी या भाजपा से कैंडिडेट नहीं आए, सामने नहीं आ जाए, हमारा कहना यह है कि ऐसे व्यक्ति को वोट दें, ऐसे व्यक्ति को चुने जनता। और हम भी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो जनता की समस्याओं को प्राथमिकता पर ले, तकलीफों को, परेशानियों, दिक्कतों दूर करने वाला हो, उनकी बातों को सुन सकता हो। सांसद बनने के बाद विधायक हैं, आज हमारे 25 साल से 30 साल से विधायक हैं, कौन सी समस्या हल हुई? अरबपति खरबपति बन गए वो, क्या थी उनकी स्थिति 20 साल पहले? आज विधायक जी का देखिए, 30 साल से विधायक हैं आप, 25 साल से आपने क्या करा शहर में? कुछ भी नहीं। अपना विकास करा के अपनी फैमिली का विकास करा। महबूब अली की बात, महबूब अली विधायक हमारे, उन्होंने अपने और अपनी फैमिली का विकास करा। उन्होंने क्या करा शहर में विकास? पूछे उनसे। भाई सांसद का विरोध कर रहे हैं आप, विरोध करना एक जायज़ है, आदमी का वोट देता आदमी विरोध करे, लेकिन विरोध का भी एक तरीका होता है, समझे। तो हमारा कहना यह है कि ऐसी व्यक्ति को वोट दिया जाए जो जनता की समस्याओं को, बात गठबंधन की, इंडिया गठबंधन या भाजपा का नहीं है, सांसद ऐसा होना चाहिए जनता के बीच रहे, जनता की समस्या उठाए। शहर की जो समस्या एक बहुत ज़माने से 30 साल 40 साल से समस्या है, पानी की निकासी की समस्या है, कोई विकास नहीं, कोई उद्योग नहीं है, इन समस्याओं को प्राथमिकता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। साहब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम फ़हीम नबी है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, साथ ही साथ मैं एक सोशल और उसके एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंट भी हूँ। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आपसे सवाल ये होगा, तो आपसे कैंडिडेट की बात नहीं पूछेंगे। अभी साहब ने बोला कि चुनाव जब आते हैं तो मंदिर मस्जिद की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वोट देना चाहिए कामों पर, रोज़गार पर, व्यापार पर, इन सब चीज़ों पर वोट देना चाहिए। लेकिन बात जब आती है तब, अभी मैं कुछ दिनों पहले खुद हल्द्वानी गया था, वहाँ की सिचुएशन बड़ी टेंस थी। वहाँ पर एक मदरसा, एक मस्जिद तोड़ दी गई, ठीक है। और ये अक्सर होता है चुनाव से पहले। अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका ये भी कहना है कि जितने इलीगल घर बने हुए उन सबको तोड़ दिया जाएगा, जबकि वहाँ पर करीब 4500 के करीब घर हैं और बड़ी घनी बस्ती है। तो उनको अगर तोड़ दिया जाएगा तो आप यकीन नहीं कर सकते कितने लोग बेसहारा हो जाएंगे। उसे लेकर के आपकी क्या राय? क्योंकि इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये बात समझनी होगी
कि जिस तरीके से अवैध निर्माण के नाम पर मकानों को ढाया जा रहा है, तो जब अवैध निर्माण हो रहा होता है तो उस वक्त के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं बनती? कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि अवैध निर्माण हो रहा है और आप कहाँ हैं? तालाब के तालाब पाटे जा रहे हैं, तो जब तालाब पटते हैं तो आप कहाँ होते हैं? तो आप अवैध निर्माण के ऊपर गिराते हैं, ठीक है, लेकिन क्या उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन सरकारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनके दौर के अंदर ये इस तरीके से अवैध निर्माण होते हैं? और बड़ी दुखदाई बात है, आपने हल्द्वानी की बात की, उस लड़के का भी कल मकान गिराया गया जो रेड माइन के अंदर जिन्हें 41 लोगों को बचाया था। तो यहाँ पर सरकार ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि सरकार निष्पक्षता से ऊपर जो है वो अतिक्रमण पर और अवैध निर्माणों के ऊपर जो गिर रहे हैं उनको ऊपर भी सरकार निष्पक्षता से काम करे। जहाँ तक बात है स्थानीय की गैर स्थानीय की चुनाव की, देखिए राज्य का चुनाव और केंद्र के चुनाव में फ़र्क होता है। केंद्र का चुनाव जो भारत सरकार का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, वो मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता है। वो चुनाव जो होता है वो देश की राजनीति और देश के लोगों के दशा और दिशा तय करने के लिए होता है। हमें यहाँ पर समझना होगा कि हमें एक ऐसी सरकार के बारे में सोचना होगा जो हमारे लोगों के भले का काम करे, नौजवानों को रोजगार देने का काम करे, अल्पसंख्यकों खास तौर से मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करे। हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ का बजट बराबर घटाया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ और मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से जो स्कॉलरशिप मुस्लिम लड़कियों को मिलती थी वो ख़त्म की जा रही है। तो हमें इस मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि सरकार की ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कैसी सरकार का निर्माण होना चाहिए जो स्थानीय मुद्दे भले ही उनके लिए ना हो लेकिन वो आवाम की खिदमत के लिए काम करे। आवाम के लिए काम करें तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी युवा पीढ़ी है कुछ यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। साहब क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद जी, आप लोकल हैं यहाँ के? जी। तो अगर लोकल हैं तो दानिश अली जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे, और अभी कौन सा कैंडिडेट होगा, तो जो भी कैंडिडेट होगा आपके जहन में क्या मुद्दा होता है? आप वोटर की लिस्ट में आ चुके हैं? जी जी जी। ठीक है, तो जब वोट डालने जाएंगे आपके जहन में क्या होने वाला है? जब हम वोट डालने जाएंगे तो सबसे पहले जो हमारे जहन में मुद्दा होगा वो रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे बेहद ज़रूरी हैं। शिक्षा इसलिए क्योंकि अगर नौजवान पढ़ेगा नहीं तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। और जैसा आपने बात करी मौजूदा सांसद दानिश अली साहब की, तो मैं आपको बता दूं, दानिश अली साहब आए तो बहुत ज़ोर शोर के साथ थे और उन्हें अमरोहा की पब्लिक ने इतना नवाजा और इतने भारी संख्या में मत देकर उन्हें पार्लियामेंट भेजा, लेकिन उन्होंने अमरोहा की आवाम के अंदर किसी गरीब व्यक्ति को नहीं देखा। वो सिर्फ मालदारों, उद्योगपति और बड़े कारोबारियों के सांसद रहे हैं, और इसका जवाब उन्हें आने वाले चुनाव में ऐसे दिया जाएगा कि वो अपनी ज़मानत भी बचा नहीं पाएंगे। उनकी ज़मानत जब्त होगी और वो यहाँ से बैरंग लौटेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रोज़गार वगैरह नहीं है, लेकिन ये सरकार बोलती है रोज़गार के हमेशा आंकड़े ऊपर रखती है और कहती है इसका एक और तरीका है रोज़गार की बात करने का। ये कहती कि जो हमने बाहर लोगों को, आपने सुना होगा, बयान बहुत पहले आया होगा कि जो लोग ठेला लगाते हैं वो भी एक रोज़गार होता है, और बोलते हैं कि अगर हम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं तो जो पूरा परिसर तैयार हो रहा है उसमें भी लोगों को रोज़गार मिलता है। तो कि एक रोज़गार का तरीका सही है ये? हाँ, रोज़गार रोज़गार है, कारोबार कुछ भी हो सकता है। अगर कोई आदमी सब्जी बेचे, फल बेचे, कुछ भी करे, वो रोज़गार कर रहा है। रोज़गार रोज़गार है, वो कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है। भाई मैं अगर मान लीजिए मैं कहीं से लाके कोई फल बेचूं, फ्रूट बेचूं, सब्जी बेचूं, XYZ कोई भी चीज़ बेचूं, तो वो मेरा रोज़गार है बस। साहब, अगर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोनू खान है। मोनू खान। मोनू खान। मोनू खान जी, आपसे भी सवाल ये है कि आप भी लोकल होंगे यहाँ के, और आपका कैंडिडेट कौन होने वाला है और क्या जहन में मुद्दे रहने वाले हैं आपके? जो भी गठबंधन का कैंडिडेट होगा, जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगी। ये आपने तय कर लिया कि जो वोट गठबंधन को जाना है? जी बिल्कुल, गठबंधन को वोट जाना है। जो भी गठबंधन का दिशा निर्देश होगा उस पार्टी को वोट जाना है। किसी का कोई विरोध नहीं, जो भी गठबंधन फैसला करेगा उसे वोट पड़ेगा। ठीक है, गठबंधन मान लिया, गठबंधन को वोट पड़ेगा, लेकिन कुछ मुद्दे होंगे जहन में। आपका परिवार होगा, आप चाहते होंगे मेरा परिवार इस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा की बात होती है, रोज़गार की बात होती है, जब आप बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा की बात होती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी कुछ चीज़ें जहन में रहती होंगी। शिक्षा और रोज़गार के लिए तो गठबंधन बना है। जो भारतीय जनता पार्टी 10 साल से लूट रही है देश को, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। शिक्षा को लूटा, स्वास्थ्य को लूटा, पेपर लीक, ये लीक आए दिन के ये है। तो इन सबको लेकर, इन सबको हटाने के लिए तो गठबंधन बना है। तो जो गठबंधन फैसला कर देगा वही हमारा प्रत्याशी होगा। लोकल मुद्दे तो लोग उठा रहे हैं, पानी, रोज़गार, पानी निकासी की बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, साहब बैठे हुए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा फरमान अहमद नाम। फरमान साहब से बात करेंगे। फरमान साहब, आपसे सवाल यही है
कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका लोकल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, जब वोट डालेंगे तो जहन में मुद्दे क्या होने चाहिए? हमारा लोकल यहाँ का हम चाहते हैं कि कम से कम अमरोहा का हो जाए। अगर अमरोहा का ना हो तो कम से कम हमारी अमरोहा की, ये ज़रूरी नहीं कि अमरोहा का ही हो, कहीं का भी हो, लेकिन अमरोहा की बात जो है संसद में उठाए, कम से कम इतना हो। और यहाँ पर जितने भी सांसद आए हैं अब तक, किसी ने कुछ नहीं कराया। विकास के नाम से सब ज़ीरो हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो पानी का मुद्दा है वो नहीं है, रोज़गार का मुद्दा है वो नहीं है। आज तक अमरोहा को जो है निराशा ही मिली है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी सांसद बने वो कम से कम अमरोहा की आवाज़ को उठाए और रोज़गार जो मुद्दे हैं उस पर काम करें। रोज़गार जैसे तमाम मुद्दों पर काम करें, ये चर्चाएं हैं। अगर एक लाइन में साहब आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मौजूदा वक्त में हैं, क्या आप उन्हें पसंद करते हैं या कुछ उनमें खामियां हैं? अगर उन्हें बदलना चाहिए तो क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि वो एक प्रधान है और एक जो प्रधान होता है वो किसी एक कम्युनिटी का नहीं होता है, किसी एक धर्म का नहीं होता है और किसी एक वर्ग का नहीं होता है, वो सबका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हमने पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से उनके काम देखे तो उनको लेकर के तमाम आरोप लगे, उन पर आरोप लगे दोनों तरफ से। कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने भी आरोप लगाए, कुछ बड़े हिंदुओं ने भी आरोप लगाए, जैसे शंकराचार्य हुआ करते, उन लोगों ने भी आरोप लगाए कि मंदिर का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ। इस तरीके से अगर हम आपको प्रधानमंत्री को देखने के लिए बोलें तो आप उनको कैसे बयां करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के लिए कि जो एक डर की भावना अल्पसंख्यक समुदाय के दिलों में है, अगर निकाल कर इसको काम करेंगे तो लाजमी वो एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर लोगों के दिलों में डर है बैठा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि उन्हें लोगों के दिलों से डर को निकालना होगा और जब ही वो एक अच्छे प्रधानमंत्री, एक प्रधान सेवक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर मैं आपसे यहीं पर एक और सवाल कर लूँ कि अभी एक नेता, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हालांकि किसी बड़े पद पर नहीं है, राहुल गांधी बड़े पद पर हुआ करते थे। अगर मैं चुनने को बोलूं आपसे कि राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मौजूदा वक्त में, कौन बेहतर हो सकता है? मैं इन दोनों में उसे ही चुनूंगा जो ज़मीनी नेता हो। और इस टाइम राहुल गांधी, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। उनकी न्याय यात्रा भी अमरोहा से भी निकली थी और उसमें वो लोगों को जोड़ने का, एक डर निकालने का काम कर रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में। इसी तरह के लीडर की ज़रूरत है। अगर ये काम नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे तो लाजमी मैं उन्हें भी पसंद करूँगा। ये सवाल मैंने इनसे सिर्फ इसलिए किया और उसके बाद मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि इस समय सरकार ये बोल रही है कि बहुत जल्दी CAA आएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। ठीक है, उत्तराखंड में लगभग लागू हो चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड और आपको उसके लॉस पता ही होंगे। जो उसमें बहुत सारे हिंदुओं के भी हक हैं, मुसलमानों के भी हक हैं जो मारे जा रहे हैं। हालांकि उसमें प्रायोरिटी पे ऐसे मुसलमानों के कुछ हक हैं जिन पर आक्रमण हो रहा है, ये ऐसा दावा किया जाता है। जैसे कुछ आपकी कौन सी चीज़ें उससे नुकसान होने वाली हैं या किस तरीके से आपको लगता है कि अगर UCC आएगा तो वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा? देखिए, UCC की जहाँ तक आपने बात की है तो शाहबानो प्रकरण से ही UCC का पूरा एक प्रोसीजर चलता आ रहा है, बहुत ज़माने से पूरा प्रोसीजर है। UCC के ताल्लुक से ये कहूँगा कि सरकार उसे लागू तो कर सकती है, उसे मानने ना मानने का अधिकार हमारा है। हम इस मुल्क के अंदर, एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर हमने जन्म लिया है, इस मुल्क की आबो हवा के अंदर हम बड़े हैं और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। सरकार इस तरीके का कोई भी कानून लेकर आ जाए लेकिन हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखेंगे और जो हमारी शरीयत हमें अधिकार देती है हम उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। यही सवाल था कि जो आप लोग बोलते हैं कि शरीयत पहले है, आपका धर्म पहले है, तो सरकार इस पर हमेशा सवाल खड़े करती है। वो कहते हैं हमेशा कि देश पहले होना चाहिए, हालांकि धर्म पहले नहीं होना चाहिए। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ या किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, एक साधारण सा जो ये आरोप है ये लगाया जाता है। इस पर आपका क्या जवाब? देखिए, आपने ये कहा है कि शरीयत पहले या देश पहले, आपका सीधा सीधा सवाल ये है। तो शरीयत भी तो यही कहती है कि जिस मुल्क में आप रहते हो वो मुल्क की आबो हवा पहले ही है। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के अंदर में कुर्बानियाँ दी हैं। तो जब इस मुल्क के अंदर हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे अहबाबों का, हमारे अकाबरीन का खून शामिल है तो ये मुल्क हमारे लिए पहले है और ये हक भी हमें हमारी शरीयत ने दिया है। तो ये मुल्क और ये शरीयत हमारे लिए दोनों ही पहले हैं। शुक्रिया आपका। और आपसे एक सवाल, जी अभी उनके पास आएंगे। आपसे एक सवाल कि जैसे हमने अभी पूछा था कि कुछ हक हैं जो हमेशा, अभी पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था कि हमेशा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक के तौर पर ये कहा जाता है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव देखा था तो हो गया था कि एक वादा किया गया 80 बनाम 20 का नारा दिया गया। तो ये कुछ चीज़ें अजीब नहीं होती कि अब जो पहले का वक्त था अब दरअसल वो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं और उनके बदलने का कारण अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है?
नहीं देखिए, चीज़ें तो नहीं बदली हैं। जैसे कि हमारे भाई अदनान मसरूर ने ये बात कही थी अभी कि आपने जो सवाल, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन इन्होंने ये जवाब दिया था उस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में अल्पसंख्यकों के लिए मोहब्बत होगी और डर उनके दिल में नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है अपने आप में, और यही कहीं ना कहीं चेंजिंग है। क्योंकि देखिए, देश में कितनी भी जगह मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग वगैरह होती है या कोई भी हेड क्राइम वगैरह होता है, उसमें कहीं भी कोई टिप्पणी या कोई कमेंट, कोई ट्वीट मोदी जी की तरफ से कहीं नहीं आता। और अगर कोई बोलता भी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मुकदमा, मुझे भी, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी एक डर है कि मेरे कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी एक मुकदमा कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक वो हो जाए। तो यही एक चेंजिंग का एक वो बना है, जो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। क्या नाम हुआ सर आप? अजहर अली नाम है मेरा। अजहर अली जी, ये अमरोहा नगर है और अमरोहा नगर में पिछली बार जो सांसद थे वो दानिश अली थे। इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो किस तरह का कैंडिडेट आपका होना चाहिए? आपके मन में मुद्दे क्या होंगे जब वोट डालेंगे? कैंडिडेट तो कोई भी हो, जिसको सब लोग लड़ाएंगे चुनाव, उसको दे देते हैं। वोट डाल लिया था, जब हवा चल रही इधर की उधर डाल लिया था। तो आपके जहन में मुद्दे क्या होंगे? ये तो चलिए हवा वाली बात हो गई, लेकिन आप भी तो चाहते होंगे ना कि आपका परिवार है, आपका घर है, आप खुद हैं, रोज़गार से लेकर शिक्षा से लेकर के तमाम चीज़ें बातें होती जो हमारे मन में रहता है। जब हमें लगता है कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, जब वो हम जिसे चुने वो संसद में जाकर के हमारी बात उठाए, ताकि अगर हमारे यहाँ पानी की समस्या है वो दूर हो, हमारे शिक्षा की समस्या हो वो दूर हो, हमारे सड़कें ना हो तो वो दूर हो। इस तरह की चीज़ें क्या हैं आपके मन में? नहीं देखो भाई, बात ये है, रोज़गार हो या शिक्षा हो या और दूसरे मुद्दे हों, वो तो जिस तरीके से चल रहे हैं चल ही रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा जो है वो है आपस में लड़ाई झगड़े कराने का, और उसे क्या बोलते हैं कि एक दूसरे को दुश्मन बनाने का। अब वो पूरे तरीके से खेल खेल रहे हैं लोग। तो अब वो खेल, उनका खेल जब पूरा हो जाएगा तो विकास तो जब होगा, बात तो जब चलेगी। अच्छा, मतलब विकास नहीं हो रहा, आप कह रहे हो खेल चल रहा है? हाँ, खेल चल रहा है ना, लड़ाई झगड़ा, आपस में जो है भेदभाव करना और एक दूसरे को भड़काना, ये सारी बातें चल रही। चुनाव नहीं है तो सब खेल तमाशा हो रहा। चुनाव पहले होते थे, हमारे दादा अल्हम्दुलिल्लाह शहर के चेयरमैन रह चुके हैं, कल्लन का पोता हूँ मैं। जब चुनाव होते थे तो लोग जो है उनकी छवि देखकर उनका साथ देते थे और इलेक्शन लड़ाते थे, और उसके बाद जो है वो काम भी करते थे, हर एतबार से लोगों के काम आते थे। आज तो कोई भी नेता, क्या बीजेपी का हो या गैर बीजेपी का हो, संसद चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, ऊपर की लड़ाई चलती रहती है, नीचे के लोगों को कोई फ़ायदा होता नहीं। आपस में लोग उलझते रहते हैं, पैसा बर्बाद होता, लोगों का वक्त बर्बाद होता, और जो है आपस की प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाती, और आपस में बहुत सारे काम पैदा हो जाते हैं। ये तो अब सब इलेक्शनबाजी नहीं है, तो एक तरीके का उनका खेल है, खेलना है, खेलना दो उन्हें। उसमें कह रहे हो कि खेल रहे हैं, तो सरकार तो भाजपा की है, भाजपा खेल रही है। हाँ, भाजपा है या और कोई भी लोग हैं, भाजपा के साथ बहुत सारे लोग मिले हुए, भाजपा ही नहीं, भाजपा के साथ और बहुत सारे लोग हैं जो खेल रहे हैं। तो खेल है ये, खेल चलता रहता है। खेल में तो हम दर्शक की तरीके से हैं, दर्शक जैसे दर्शक खेल देखते हैं, हम भी खेल देख रहे हैं। देखिए, मैं ये पूछना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सच में ये पूछ रहा हूँ आपसे कि थोड़ा नॉर्मल सवाल रखना चाह रहा था। लेकिन अभी जो हल्द्वानी में हुआ था मामला, जो मदरसा मस्जिद तोड़ी गई, तो उसके बाद फिर कई और चिन्हित की गई मदरसा मस्जिद उत्तराखंड के अंदर, है ना, कि कहा जाता है कि जो मज़ारें हैं वो अवैध तरीके से कहीं पर भी बना दी जाती हैं। मंदिरों को लेकर के बात नहीं की जाती कि वो अवैध, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा कि मंदिर भी कभी पुल के नीचे बन जाते हैं, कहीं भी बन जाते हैं, लेकिन हमेशा मदरसों को ही टारगेट क्यों किया रहता है? भाई, जो लोग अक्सरियत में हैं तो वो अपने एतबार से कर रहे हैं काम, और जो गैर तरीके से, गलत तरीके से, क्या मज़ार बनी हुई हो या कोई मदरसा बना हुआ हो, अगर गलत तरीके से बना हुआ है तो उसको अगर एतमाद में लेके, कॉन्फिडेंस में लेके लोगों को काम कराया जाए तो कोई परेशानी की बात ना हो, और जब अचानक हमला कर जाता तो परेशानी होती। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि अगर अवैध तरीके से बना हुआ है तो लोगों को एतमाद में ले करके उसको हटाया जा सकता है। लेकिन फिर जो वहाँ पे हुआ जी, नोटिस दी गई थी, हालांकि हल्द्वानी में जो बनबूलपुरा था, देने के बाद भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं दिया उन्होंने, और पूरी तरीके से फिर उसके बाद बदतमीजी हो, उसके अगेंस्ट भी उन लोगों ने बदतमीजी करी, और फिर उससे जो है पूरा माहौल बिगड़ गया, आपके सामने है सब। अच्छा, वहाँ पर पुलिस का दावा था कि खाली 6 लोग मरे हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया था तो जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी थी, मैंने उनसे खुद बात की, उनका कहना था कि नहीं, 6 लोग नहीं, कम से कम ज़्यादा लोग संख्या बता रहे थे। वो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं
जो मेरा ताल्लुक़ है वहाँ हल्द्वानी वालों से। मैं दावत और तबलीग से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। हमारा तो खैर राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पता चला है बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं और बहुत सारे लोग तो मौके का फ़ायदा उठा के अपनी ज़ाती दुश्मनी पे उनके साथ जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया, उन्हें दफना दिया गया। और यानी इसकी आड़ में बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारे लोगों का इंतकाल हुआ। बहुत सारे पुलिस वालों के भी हाथ पैर टूटे। हाँ, उनके साथ भी जाती हुई जिन लोगों ने करा। जब आग भड़काई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें जली जाती हैं। ऐसा ही हुआ वहाँ भी। यहाँ के लोगों की राय बढ़िया है और राय बढ़िया इसलिए कही जा सकती है क्योंकि खुल करके बोल रहे हैं। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि लोग खुल करके बोलते हैं, अपनी बातें सामने रखते हैं। वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, हर जगह हमने देखा है कि जब लोग बोलते हैं तो खुल करके बोलने से कतराते हैं। जैसा कि अभी एक साहब ने यहाँ पर कहा कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। यानी कि अगर ये बात वो बोल रहे हैं तो माहौल आप समझ सकते हैं कि माहौल कैसा बना हुआ है। फ़िलहाल इस माहौल के बारे में, इस माहौल को लेकर के हम तो यही चाहेंगे कि चीज़ें सरल हो, साधारण हो और लोगों को रोज़गार मिले, बेरोज़गार न घूमें और मुद्दों पर चुनाव हो। जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा भी कि मंदिर और मस्जिद को थोड़ा पीछे रखना चाहिए। जो पानी की निकासी है, जो ज़रूरत है, जो आम ज़रूरत है लोगों की, उसे पूरा होना चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। और ऐसा ही नेता हमें चाहिए जो हमसे डायरेक्ट मिले, डायरेक्ट बात करे। हमें ऐसा ना हो कि हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़े और उनका इंतज़ार करना पड़े ताकि जिन मुद्दों पर हमने वोट दिया दरअसल वो कभी पूरे ही ना हो पाएँ। फ़िलहाल अमरोहा शहर से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।